ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोहल, जो भी हमारा एल्कोहल होता है, को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा ही, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा ही एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं, या तो आप फार्मिक अम्ल को मान लीजिएगा, जो चींटी है या हनी भी मधुमक्खी है, उसके डंक में पाया जाता है, उसको भी कहते हैं फार्मिक अम्ल, वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और या हम एसिटिक अम्ल, जो सिरके का जो बनाते हैं, गन्ने से जो प्राप्त किया जाता है, वह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इसमें भी एल्कोहल को हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं। तो ये है एल्कोहल C2H5OH है, ये एथिल एल्कोहल है, इसको मैं नोट कर देता हूं, एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है। और इसको क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, क्षारीय बेसिक मीडियम में, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में प्लस ऊष्मा की प्रेजेंस में, फिर से समझिएगा, एथिल एल्कोहल को क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट और ऊष्मा की प्रेजेंस में जब हम इसको ऑक्सीडेशन इसका करते हैं, तो हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। ये एसिटिक अम्ल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसका, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एथिल अल्कोहल को हम क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट और ऊष्मा के साथ में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसका, तो एसिटिक अम्ल मिलता है और जल मिलता है। इसी के साथ में, ये तो था हमारा क्षारीय माध्यम। अगर हम एथिल अल्कोहल को अम्लीय माध्यम में लें, किस माध्यम में लें, अब हम अगर इसको अम्लीय माध्यम में लेते हैं तो K2Cr2, तो दोस्तों यहां देखते हैं, अगर इसका अम्लीय माध्यम में हम एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में और ऊष्मा के साथ में, तो भी हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। एसिटिक में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, और साथ में यहाँ पर भी जल मिलता है, वाटर मिलता है। तीसरी इसकी रिएक्शंस होती है संकलन, एडिशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं एडिशन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस, संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि पैलेडियम या निकेल, या तो पैलेडियम हो या निकेल हो, इन इन दोनों उत्प्रेरकों में से कोई सा भी उत्प्रेरक होना बहुत जरूरी है, कैटालिस्ट। तो पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में, इनमें से या तो दोनों हो या एक हो, इनमें से होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो प्रकार के मैंने हाइड्रोकार्बन बताए आपको, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां दिया हुआ अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में H2 यानी हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ये अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, और वो भी किसकी उपस्थिति में, या तो निकेल हो या पैलेडियम हो। देखिएगा किस तरीके से होता है। तो ये वनस्पति तेल है, ये वनस्पति तेल है, ये कोई रेडिकल मूलक लगे हुए हैं दोनों तरफ को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये द्रव है, कोई लिक्विड है। और जब हम इसको निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, और जब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो हमें वनस्पति घी मिल जाता है। यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कोई भी लिक्विड है, और जब हम इसको निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो हमें वनस्पति घी मिल जाता है। और यही जो अभिक्रिया कहलाती है, ये इसी यानी हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से वनस्पति घी को प्राप्त करना, और वो भी हाइड्रोजन को ऐड करके, इसी प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये मैंने नोट किया है, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। यानी किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिक्विड में यदि हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और वो भी किसकी प्रेजेंस में करते हैं, निकेल और पैलेडियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब हम उसको एडिशन करते हैं हाइड्रोजन को, तो हमें वनस्पति घी मिल जाता है। और इसी प्रक्रिया को
हाइड्रोजन को जो ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है, इसकी उपस्थिति में, निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में, इसी को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और इसी प्रक्रिया से हम वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये हाइड्रोजनीकरण का प्रोसेस होता है, इसी को हाइड्रोजनाइजेशन कहते हैं। आगे है 4th नंबर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये चौथे प्रकार की रिएक्शंस है कार्बन कंपाउंड्स की। तो हम इसमें देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बेसिकली जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम एक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं रादर देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में, सीधा सा समझिएगा, सनलाइट होती है ये, सनलाइट में अति तीव्र अभिक्रिया में इसकी जो रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है। अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, यानी सूर्य की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो क्रिया कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में और अति तीव्र अभिक्रिया होती है तो क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ में एडिशन होता है। तो क्लोरीन धीरे धीरे करके, एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता चला जाता है, यानी एक एक हाइड्रोजन परमाणु को दूर करता चला जाता है, उस रिएक्शंस में से हटाता चला जाता है। तो और इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन का हटाना। और हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है? क्लोरीन हटाता है, धीरे धीरे करके उसको हटाता है। तो इस प्रोसेस को हम प्रतिस्थापन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मेथेन है CH4, और जब इसको हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट